जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कहानी आज आगे बढ़ेगी पहले चैप्टर की, और आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो है एजुकेशन। शिक्षा। इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। शिक्षा। आज भारत के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं, बड़ी सारी, और उन चुनौतियों में जो सबसे अहम भूमिका है वो है शिक्षा की। मैंने अपने लगभग सारे लेक्चरों में कहा कि ई यानी ई, एजुकेशन का मतलब एनलाइटनमेंट। हमने क्या किया, हमने कहा एजुकेशन का मतलब अर्निंग। बस यहीं पर इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया, यहीं पर। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो यह भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वहां त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है। श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो,
लेकिन तपस्या ना हो, ये संभव नहीं है। ये संभव है ही नहीं। दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो, सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं, मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। तो अब शिक्षा पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिक्षा, फिर तुम देखो भारत की शिक्षा, फिर तुम देखो अरब देशों अफगानिस्तान की शिक्षा। तो जिसकी जो दशा है वो उसकी शिक्षा की वजह से होगी। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है किस चीज का? समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। और अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, एजुकेशन क्या बात कहता है? पहली लाइन कहती है एजुकेशन वॉज नॉट कंप्लीटली निग्लेक्टेड, नॉट कंप्लीटली निग्लेक्टेड। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, क्योंकि मन को, इंसान को ट्रेन तो करना है, किसी भी लेवल पे करना है, लेकिन करना तो है। तो शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन ऑन द होल डिफेक्टिव, ऑन द होल डिफेक्टिव, त्रुटिपूर्ण। पहली लाइन है, पढ़ के देखो हिंदी और इंग्लिश में, कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती। मानव समाज में उपेक्षित हो ही नहीं सकती, या तो निम्नतम लेवल पे होगी या उच्चतम लेवल पे होगी, उपेक्षित नहीं हो सकती। तो कह रहा कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन
डिफेक्टिव थी। क्या कह रहा है? डिफेक्टिव कैसे थी? अब देखो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा पारंपरिक थी, ट्रेडिशनल। कह रहा आउट ऑफ रीच। किससे? पश्चिम के अचीवमेंट से। कह रहा पारंपरिक थी, आउट ऑफ रीच थी, पश्चिम के अचीवमेंट से, नॉट कंसर्न्ड about facts and rationality. Not concerned about facts and rationality. मैंने बताया ना, हनुमान चालीसा सूत्र दे रही है। उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिराइव करना है। जैसे तुम फिजिक्स के सूत्रों को डिराइव करते हो, F = m/a, ऐसे हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिकोड करना है, डिराइव करना है। मैंने तुमसे कहा प्रयोग करके देख लो। कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो। घड़ी सेट करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है। तो शिक्षा जो है कंसर्न नहीं थी, बहुत ध्यान नहीं दे रही थी। किस पे? तथ्यों पे और रैशनैलिटी पे। पूजा क्यों करें? बहुत बड़ा सवाल है कि पूजा क्यों करें। अब पूजा होती है आंख बंद करके। पूजा का मतलब, अब यही रैशनैलिटी देख लो। अब पूजा का मतलब मांगना नहीं, वर्शिप का मतलब आम आदमी के लिए मतलब क्या है? मांगना। भगवान के पास गए, उनको कुछ दे रहे हैं, 2 रुपए फूल चढ़ा दिए, ₹20 के लड्डू चढ़ा दिए, और फिर कह रहे हैं भगवान पीसीएस वाला रिजल्ट देख लेना। ₹5 फूल, ₹20 के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? पूजा मतलब मांगना नहीं, पूजा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन। क्योंकि पूजा में आप क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हो। तो अब पूजा नुकसानदायक नहीं है, ये जो अप्रोच है ये नुकसानदायक है। ये चाहे मुसलमान पूजा करे, चाहे हिंदू पूजा करे, चाहे क्रिश्चियन पूजा करे, चाहे बुद्ध पूजा का, बौद्धिस्ट पूजा, सभी आंख बंद करते हैं। क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें खुद का दर्शन होता है। आंख बंद किए, देखे मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है, तो जो मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है वो यहां एनसीईआरटी में कैसे लगेगा? और जो मन लग ही नहीं रहा है अपने गोल में, उसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी? भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आश्चर्य नहीं होता? फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, कह रहे भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले। कुछ नहीं, सब मन का खेल है। और शरीर दिखाई पड़ती है, मन दिखाई नहीं पड़ता।
तो ये है रैशनैलिटी। ये जो अप्रोच है इसको रैशनल अप्रोच कहते हैं। कबीर भी तो कह रहे हैं मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, लेकिन वहां राम का मतलब क्या है? चेतना। तो ट्रेडिशनल है, आउट ऑफ रीच है, कंसर्न नहीं है तथ्यों और रैशनैलिटी को लेकर, प्लस कन्फाइंड, सीमित है। लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी सीमित है, सीमित। लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी पढ़ना चाहिए, कानून भी पढ़ना चाहिए, धर्म भी पढ़ना चाहिए, दर्शन भी पढ़ना चाहिए। फिर मोबाइल कौन बनाएगा? फिर पावर कैसे पैदा होगी? फिर ट्रेन कौन बनाएगा? सब बुद्ध हो जाएंगे तो आइंस्टीन कौन होगा? अब देश सिर्फ बुद्धों के बल पे नहीं चलेगा, आइंस्टीन भी होना चाहिए, न्यूटन भी होना चाहिए, केपलर भी होना चाहिए, कॉपरनिकस भी होना चाहिए, गैलीलियो भी होना चाहिए। सिर्फ बुद्ध, महावीर, श्री राम, श्री कृष्ण के बल पे देश नहीं चलेगा। फिर लास्ट लाइन कहता है डिस्करेज्ड, यानी हतोत्साहित करता है। किसको? सभी क्षेत्रों में, ऑल फील्ड्स, इन ऑल फील्ड्स नेचुरल थॉट्स, किताब से बाहर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको डिस्करेज कर रहा है। तो शिक्षा, अब देख लो 18वीं शताब्दी की शिक्षा निगलेक्टेड नहीं है, डिफेक्टिव है, उपेक्षित नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। क्या है त्रुटि उसमें? यह है त्रुटि, डिस्करेज करती है नेचुरल थॉट को, ट्रेडिशनल है, आउट ऑफ रीच है पश्चिम की उपलब्धियों से, कंसर्न नहीं है और कन्फाइंड है। तो देश जो है, समाज जो है, वो सिर्फ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, भगवान, सबके आगे लगा लेना। सिर्फ इनके बल पे नहीं चलेगा, उसको आइंस्टीन भी चाहिए, उसको न्यूटन भी चाहिए, उसको केपलर भी चाहिए, उसको कॉपरनिकस, गैलीलियो भी चाहिए। अब ये डायग्राम मिसिंग है, अब ये डायग्राम मिसिंग था। अब ये डायग्राम अगर तुम उस पैराग्राफ के अंत में बना लेते, पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाती। ये सोचने का परिणाम है और ये पढ़ने का परिणाम है, ये पढ़ने का परिणाम है और ये सोचने का परिणाम है। तो क्या मिसिंग है तुम्हारे पास अभी? सोचना। पढ़ तो तुम रहे ही हो, पढ़ तो तुम रहे हो, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो
कॉन्सेप्ट है पढ़ना और सोचना। कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है। वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है, वही इतिहास चल रहा है, वही ज्योग्राफी मन में जब आंख बंद कर रहे हैं सब वही चीज चल रही है। ये जीतेगा। ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा और प्रोडक्टिव पॉजिटिव इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। तो शिक्षा उपेक्षित नहीं है, लेकिन त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पूरे देश में प्रचलित है, पूरे देश में, पूरे देश में, एंटायर कंट्री, इसके सेंटर्स पूरे देश में, हायर एजुकेशन के सेंटर्स पूरे देश में। फाइनेंस कौन करता है? राजा, नवाब, जमींदार। ब्राह्मणों के में किसमें कन्फाइंड है? हिंदुओं में, हिंदुओं में कन्फाइंड है ब्राह्मणों के बीच, और संस्कृत है मीडियम। हिंदुओं में ब्राह्मण्स और संस्कृत है मीडियम, और फारसी जो है, पर्शियन, ये लिंगुआ फ्रैंका है, यानी पूरे देश में प्रचलित है, देश की भाषा है फारसी। और दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों इससे जुड़े हुए हैं। यह दूसरा पहलू है कि हायर एजुकेशन के सेंटर्स पूरे देश में है। राजा, नवाब, जमींदार ये इसको फाइनेंस कर रहे हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण इसके केयरटेकर है, संस्कृत इसका माध्यम है, और फारसी इस समय देश की भाषा थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आती थी। जो भी लिंगुआ फ्रैंका होगा प्रचलित, मतलब जिस भाषा का प्रचलन बड़े पैमाने पर होगा उसको सब, जैसे पूरी दुनिया में प्रचलन किसका है? इंग्लिश का। तो आप अरब जाओ, आप यूरोप जाओ, आप अमेरिका जाओ, कम से कम एक भाषा में पूरी दुनिया के लोगों से आप बात कर सकते हो, वो है इंग्लिश। ऐसे इंडिया में आप कर्नाटक चले गए, तमिलनाडु चले गए, कश्मीर चले गए, तो एक भाषा में आप बात कर सकते हो। अब सबको तो कश्मीरी आएगी नहीं, डोगरी आएगी नहीं, तमिल आएगी नहीं, तो एक भाषा में बात कर सकते हो, इंग्लिश में। तीसरी बात, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन हिंदुओं में स्कूल है, स्कूल है गांव और शहर में, और मुस्लिमों में मकतब,
मस्जिदों से जुड़े हुए मकतब, कन्फाइंड किससे है? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। मेनली अपर कास्ट, मेनली, पर एक्सेप्शन है, कुछ लोअर कास्ट ने भी शिक्षा को प्राप्त किया है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। सबसे जबरदस्त पहलू है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स। जो भी टीचर जो कहेगा वो करेगा, उसकी इज्जत होगी। अगर वो झूठ बोलता है और कहता है मैं बोलता हूं, तो उसकी इज्जत होगी। इज्जत का संबंध अच्छे और बुरे से नहीं है, इज्जत का संबंध है ईमानदारी से। आप बेईमान हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं मैं हूं, लोग आपकी इज्जत करेंगे। अब मास्टर साहब प्रवचन दे रहे हैं, सुबह 4 बजे उठो, और शिक्षक लड़का उनके घर पहुंचा 10 बजे, संडे को मास्टर साहब खुद ही पस रहे हैं। मास्टर साहब लड़कों की जाति पूछ रहे हैं। नेता पूछ सकता है, मास्टर को पूछने की क्या जरूरत? मैंने पूछा कि कैमरे के पीछे कौन कौन बैठा है? और नेगेटिव पहलू है, नेगेटिव वुमन एजुकेशन का निग्लेक्शन। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग 1813 में कहता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉरेन हेस्टिंग 1813 में वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि यूरोप की तुलना में एवरेज एजुकेशन भारत में ज्यादा है। एवरेज यूरोप की तुलना में और कंपनी के काल की तुलना में। तो वॉरेन हेस्टिंग 1813 में कहता है कि जो एवरेज लिटरेसी रेट है कंपनी के समय की तुलना में एवरेज लिटरेसी रेट 18वीं शताब्दी की ज्यादा है। और एक आम यूरोपियन से एक भारतीय ज्यादा पढ़ा लिखा है। कंपनी तो शोषण करना ही था, वो तो होना ही था, उससे तो कोई बचा ही नहीं सकता था। कंपनी कहां शासन करेगी? कंपनी का मतलब है प्रॉफिट। भारत के इतिहास का जो सबसे बुरा दौर है वो 1757 से 1857 है। उससे बुरा दौर भारत पर कभी आया ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन चूंकि क्रिश्चियन जनसंख्या भारत में ज्यादा नहीं है और उसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकता, तो उनकी चर्चा ही नहीं होती। अगर 30% क्रिश्चियन होते तो हम मुगलों की चर्चा करते।
हम ईसाइयों की चर्चा करते हैं। फिर हम मुगलों की चर्चा ना करते, फिर हम ईसाइयों की चर्चा करते। तो ये था एजुकेशन 18वीं शताब्दी का। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है मनोहर कहानियां, उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना। एक आदमी पढ़ रहा है द वीक। पढ़ दोनों रहे। एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे, सभी बात करेंगे। पड़ोसी की, एक आदमी बात कर रहा है ध्यान की। हमारे दोस्त हैं, अब तो दोस्ती रही नहीं, नाराज हो गए बेचारे हमसे। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को नौकरी मिली थी, वो भी सरकारी। तो सरकारी नौकरी मिलना भारत में, उनको 22 साल में नौकरी लग गई। तो यूएन का समझौता होता है सबके बीच में, आपके भी दोस्तों के बीच में होगा, हमारे भी था कि एक्स्ट्रा खर्चा यही करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे यही। बड़ा जलवा था उनका, ग्रुप में बड़ा दबदबा था। तो बेचारे पिक्चर उच्चर दिखाते थे, मूवी वूवी दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मूवी की 2 टिकट थी, तो जिसको बुलाए थे देखने के लिए वो आया नहीं, पता नहीं आया नहीं, आया नहीं, जो भी हो, पर वो नहीं आया। तो किसी को ढूंढ रहे थे वो, तो मैं टकरा गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि बहुत मूवी देखने चलोगे? हमने कहा चलो। कौन सी मूवी है? कहे हिस। मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी थी हिस। हिस, ये कौन सी मूवी है यार? अरे बोले भाड़ में गई मूवी की थीम, मल्लिका जी ने 17 किसिंग सीन दिया है। अरे मैंने कहा जाहिल, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद की है, एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे आज, उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे। ये आईआर के बारे में सोच रहा है, इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो इसमें से तुम किसमें हो। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। हा? बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे।
परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे? ध्यान से, तपस्या से। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़े होकर पढ़ो। भुना चना रख लो, खाओ, और बढ़िया पनीर वनीर ला के घर में रखे रहो। मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा। इसको पहले मत खिलाओ। यही तपस्या है। ये जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, काटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता होगा ये पागल है, पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है, वही तपस्या है। वो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था, और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा ना, वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है, वो जा सकता है। क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में है। बनाओ, तुम्हारा अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे। जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? शिक्षा। अगली हेडिंग, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति। उसमें पहली हेडिंग समाज, सोसाइटी। अब समाज एक लिविंग ऑर्गन है, जीवांत अंग। लिविंग ऑर्गन, लिविंग, समाज एक लिविंग ऑर्गन है। जीवांत अंग है, जीवांत। किससे प्रभावित होता है? इकोनॉमी से। और किससे प्रभावित होता है? पॉलिटी से। अब देख लो, इंडिया का एग्जांपल देख लो। बिफोर 1991, भारत 1991 से पहले, मूवी का नाम क्या है? रोटी। 1970 रोटी, क्योंकि तब भारत के लिए चुनौती थी रोटी। और रोटी, कपड़ा और मकान। और 1991 के बाद, आफ्टर 1991, मूवी का नाम क्या है? जिस्म। पैसा आ रहा है। अब रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। मूवी का नाम क्या है? मर्डर। देखो समाज बदल रहा है। बदल गया समाज, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटी बदल गई। समाज एक जीवांत अंग है, लिविंग ऑर्गन। अफगानिस्तान का समाज देखो, अमेरिका का समाज देखो। धर्म जिम्मेदार नहीं है, धर्म पे मत जाओ। अब इस मुसलमान धर्म में हिजाब की बात है, अच्छी चीज है, हिजाब बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन मुस्लिम महिला आईपीएस हो गई तो बुर्का पहन के थोड़े सड़क पे घूमेगी। जिस तरह से महिलाएं अफगानिस्तान में टहल रही हैं, वैसे थोड़ी चलेगी वो, क्योंकि वहां अफगानिस्तान में महिला पूरी तरह से पुरुष पर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से। आर्थिक आजादी है ही नहीं, और आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक आजादी हो ही नहीं सकती। यह सूत्र है, लिख लो। आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक आजादी हो ही नहीं सकती।
अब यहां इस पार्ट में देखो गाना क्या है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। तो 1960 इतनी गरीबी है कि फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकते। और इस तरह का गाना देखो, कुड़ी कहती है मैनू जगवार लेंदो, ऐसे पढ़ना है। तुमने पढ़ने को रटाई मान लिया। अब इकोनॉमी और पॉलिटी 18वीं शताब्दी की तुम पढ़ चुके हो, अब वो तुरंत अपने दिमाग में लाओ, अर्थव्यवस्था और राजनीति। अब 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था और राजनीति तुम पढ़ चुके हो, अब दोनों खटाक से दिमाग में लाओ कि पॉलिटी, मुगल खत्म, रीजनल स्टेट्स सिर्फ पैसा वसूली कर रहे हैं, इकोनॉमी जिंदा है लेकिन तड़प रही है, अर्थव्यवस्था जिंदा है लेकिन तड़प रही है। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन कह रहा है, तो एनसीईआरटी की पहली लाइन कह रही है कि समाज जो है वो स्टैग्नेशन और डिपेंडेंसी किस पे, पास्ट पे स्थिर है और निर्भर है, किस पे, अतीत पे। तो कितना बढ़िया शब्द कह रहा है। मरे हुए पे निर्भर है, मरे हुए पे निर्भर है, स्थिर है और निर्भर है मरे हुए पे। मतलब डिवाइडेड है, किसमें, धर्म में, जाति में, क्षेत्र में। अपर क्लास उच्च वर्ग और लोअर क्लास निम्न वर्ग क्लास, यहां कास्ट की बात नहीं हो रही है। जीवन एकदम विपरीत है। हिंदू और मुसलमान अलग इकाई नहीं है, पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई पड़ती, सोशल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती। सोशल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, एकात्मकता नहीं दिखती। एक तो मरे हुए पे डिपेंडेंट है क्योंकि अर्थव्यवस्था जिंदा और तड़प रही है, और राजनीति कोलैप्स कर चुकी है सेंट्रल। तो जब सेंट्रल कोलैप्स कर चुकी है तो क्षेत्रीय राजनीति से क्षेत्रीय समाज प्रभावित होगा। राजनीति से समाज कितना प्रभावित होता है वो इस वक्त देखो। और समाज के 3 पहलुओं की चर्चा की है, 4 समाज के 4 पहलुओं की चर्चा की। कौन कौन से? पहला पहलू जाति, कास्ट।
सेंट्रल फीचर, हिंदू समाज का केंद्रीय तत्व, हिंदू सोसाइटी का सेंट्रल फीचर, केंद्रीय तत्व, कास्ट। सेंट्रल फीचर, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हिंदू समाज का केंद्रीय तत्व, यानी सब कुछ निर्धारित होगा जाति से। सब कुछ मतलब खाना, विवाह, रिश्ते, एटसेट्रा, सब कुछ इसी से निर्धारित होगा। इसमें सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होगी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणम उच्चतम स्तर पर। अंतर जातीय विवाह नहीं हो सकते, एक दूसरे के जाति में कोई खाएगा नहीं। जाति निकाला, आउटकास्ट बहुत बड़ा फीचर होगा। पंचायत मुख्य भूमिका निभाएगी। पश्चाताप, पेनेंस की भूमिका होगी। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा 18वीं शताब्दी में क्यों हो रहा है? जैसा हमारे संघ के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सम्माननीय हैं। उन्होंने कहा जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। और आजकल तो जो दौर चल रहा है, एक्चुअली ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान है, कम जनसंख्या है, ज्यादा अचीवमेंट है। धर्म पर अभी भी एकाधिकार है, ज्यादातर ब्राह्मणों का ही धर्म पर एकाधिकार है। 3-4% जिसकी पॉपुलेशन हो और धर्म पर जिसका एकाधिकार हो और अचीवमेंट अच्छी हो, उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान है, उससे पोलराइजेशन करने में बड़ी आसानी होती है। एक दलित लीडर हैं कोई दक्षिण के, बता रहे थे 1884 में कांग्रेस पैदा हुई और तिलक तो SC ST ओबीसी के एकदम दुश्मन। विपिन चंद्रा पढ़िएगा, जाति, पहले तो आप थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जाति व्यवस्था और जातिवाद दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कास्ट सिस्टम और कास्टिसिज्म, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कहोगे अलग कैसे है? ये पैदा हुई गुप्त काल में और यह पैदा हुआ ब्रिटिश काल में। यह गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में। जाति व्यवस्था बड़ी जरूरी चीज, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देख लो, ये देखो, ये वैदिक पीरियड, बुद्ध काल, मौर्य काल,
मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य, गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था का काल है, मनी इकोनॉमी का काल है, पैसा है यहां, मनी इकोनॉमी। ये फ्यूडलिज्म का काल है, सामंतवाद। यहां से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो रहा है। यहां पे मुद्रा अर्थव्यवस्था है ही नहीं। तो जब मुद्रा अर्थव्यवस्था यहां है ही नहीं, तो कार्य के बदले में सर्विस चार्ज कैसे दोगे? सेवा के बदले में सर्विस चार्ज। अब यहां अगर तुम्हें रिक्शा वाला एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, पैसा चलन में है ही नहीं, कैसे पेमेंट करोगे? ये देखो, ये तब यहां पे ये जो सामंतवाद का काल है, यहां पे क्या हुआ? अब ये गांव है, मान लो प्रयागराज एक गांव है। प्रयागराज सामंतवाद के काल में प्रयागराज एक गांव है, गांव। और यहां पे एक्स है, वाई है, जेड है, ए है। ये एक्स जो है ये कारपेंटर है, वाई जो है ये पॉटर है, जेड जो है ये बार्बर है, और ए जो है ये वीवर है। ये चारों इस गांव में रहते हैं, प्रयागराज गांव में, और ये अपनी सेवा दे रहे हैं, गांव को सेवा दे रहे हैं। अब ये अगर इस काल में सेवा दे रहे हैं तो इनको सेवा के बदले पैसा मिलेगा, क्योंकि इस काल में पैसा चल रहा है। लेकिन अगर ये इस काल में सेवा दे रहे हैं, पैसा है ही नहीं इस काल में, तो जब पैसा है ही नहीं तो सेवा के बदले क्या मिलेगा? सेवा का बदले मिलेगा शेयर। किसमें? गांव के उत्पादन में। तुम देखो आज भी तुम्हारे घर में शादी वादी जब होती है ना, तो ये लोग आते हैं कि भैया जजमानी, इस व्यवस्था को कहा गया जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम, इसको कहा गया जजमानी सिस्टम। यह सामंतवाद की देन है, यह ब्राह्मणों की देन नहीं है। ये देखो, ये इस काल में, ये देखो इस काल में, ये डायग्राम देख लो, इस काल में यहां तो कहा गया जजमानी। इसी ने आत्मनिर्भर गांवों को जन्म दिया, सेल्फ सफिशिएंट विलेज। लेकिन 2024 का चुनाव है और ब्राह्मणों पे हमला करके सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किया जा सकता है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूता चार। और फिर जब सत्ता में आ गए तो कह देंगे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सभी करते हैं, आप देखो खोल के। हाँ मनुवादी, अरे कौन मनुवादी की चल रही है? SC/ST एक्ट लग जाएगा तुरंत। हमारे एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाया, उसमें उसने कहा कि ब्राह्मणों को दान, मंदिर को अनुदान और मनुवादी को मतदान। ये देखो, ये पतंजलि ईश्वर को मानते ही नहीं। पतंजलि नास्तिक हैं। रामानंद मध्यकाल के बहुत बड़े संत हैं। रामानंद ब्राह्मण हैं, कबीर इनके शिष्य हैं, गुरु रविदास इनके शिष्य हैं, सब लोअर कास्ट इनके शिष्य हैं। कहां इन्होंने तेल डाला शूद्रों के कान में?
ये देखो, लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय ब्राह्मण है। इनका एक दलित शिष्य है भगवान दास, उसको अपने बगल गद्दी पर बिठाते हैं। चेक कर लो ये सब। कहा है इसके कान में तेल सीसा डाला खोलता हुआ। परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, इनके शिष्य हैं रसिक, अछूत हैं। उनके घर में जाके झाड़ू लगाते हैं, पता कर लो। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरकारी नौकरी छोड़ के संस्कृत विद्यालय खोल रहे हैं दलितों के लिए। एनसीईआरटी में पढ़ लेना विपिन चंद्रा की। ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण है। कितनी बार इनके ऊपर बम फेंका गया। वो डॉक्टर अंबेडकर की टाइटल अंबा वाटकर उनके ब्राह्मण गुरु से आ रही है। पाखंड का विरोध करो, अंधविश्वास का विरोध करो। 24 का इलेक्शन आ रहा है और जैसे इलेक्शन खत्म होगा सब बंद। ये देखो, ये सब ब्राह्मण नहीं है। क्लब का अंगूठा मांग लिया, क्लब का अंगूठा मांग लिया, इनका भी नाम ले लो और न जाने कितना नाम लिखा दूं मैं। और न जाने कितने नाम लिखा दूं मैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए लड़ेंगे भैया, हमको ब्राह्मणों के लिए देश बनाना है भैया। अब हर तरह के लोग हर समाज में हैं। इतनी नफरत तो नहीं फैलनी चाहिए ना देश में। तो अब देखो जातिवाद जो है, अब जातिवाद, जातिवाद, जाति व्यवस्था, यह है जाति व्यवस्था। समझ लो आज ये क्यों पैदा हुई। कम से कम तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार, मतलब तुम्हारे हाथ में देश है। बाकी तो खैर जो मन में आए करो, हमें क्या लेना देना है, हम कौन सा वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वह चंद्रशेखर रावत। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी मां चारा काट के लाती थी, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। टीचर शिक्षक का बेटा है। स्पष्टता है, ठीक है हक की लड़ाई लड़ेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो ताव दिखाएगा ही, लेकिन स्पष्टता है। और हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो। और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो यार, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर ना उठा पाए। पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराएं झंडा चंद्रशेखर रावण जी, और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इसको खत्म कर दे जातिवाद, कि ये भस्मासुर हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स है 18वीं शताब्दी की, सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स, सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स जाति, सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स है 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स। अब ये क्यों है, ये क्यों यहां पर गति पा रही है, क्यों? क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था का अंत हो चुका है। यहां भी देखो, ये देखो, ये देखो, इसका बैकग्राउंड देखो पैदा होने का, ये देखो, ये यहां भी देखो केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, ये देखो यहां पे मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं है, पैसे का प्रचलन नहीं है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में यह पैदा हो रही है। यहां भी वही हाल है। लेकिन 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 इस काल में कुछ अपवाद हैं जाति उत्सर्ग का। जैसे होलकर है, होलकर, इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक कद बढ़ा लिया तो इनकी जाति भी उच्च हो गई, ऐसी भी सूचना मिलती है। ऐसी भी सूचना मिलती है जब इन्होंने राजनीतिक कद बढ़ा लिया। ये पहला फीचर था जाति, कास्ट। दूसरा है मुसलमान, मुस्लिम्स। जातियों में बटे हुए, जातियों में इतना बढ़िया इस्लाम का सिद्धांत, जातियों में विभाजित। शिया सुन्नी, इसके साथ ईरानी, तुरानी, अफगानी वर्गों में विभाजित। इसके साथ शरीफ और अजलाफ मुस्लिम्स। फिर वही केंद्रीय सत्ता का अभाव। जो एकजुट रहेगा वो इस अराजकता के दौर में फायदा उठाएगा, जो एकजुट रहेगा वो इस अराजकता, अब केंद्रीय सत्ता अकबर है तो वो योग्यता के हिसाब से बांटेगा, लेकिन अब केंद्रीय सत्ता मर चुकी है, तो जो एकजुट रहेगा, सब गुट में बट गए, ईरानी, तुरानी, अफगानी, जो एकजुट रहेगा वो फायदा उठाएगा। फिर वही केंद्रीय सत्ता का अभाव और तड़पती अर्थव्यवस्था। तीसरा फीचर है फैमिली, परिवार। परसों डिस्कस करेंगे। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। उठो यार, ताकतवर बनाओ अपने आप को, गाली दो हमको, कुछ तो करो। जय हिंद। Start your journey today for UPSC with Awadh Ojha. Learn how to achieve your UPSC. Register today at www.awadhojha.com.